नमस्ते। आज हम टाइटैनिक की कहानी में डुबकी लगाएंगे। 1912 में अप्रैल की एक ठंडी रात में यह कमाल का जहाज, जिसे सबसे अच्छा माना जाता था, उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया। हम इसके डूबने के मुख्य कारण एक हिमखंड से टकराने के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ और दिलचस्प विचारों पर भी गौर करेंगे। ये विचार, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय हैं, हमें टाइटैनिक के डूबने के बारे में सोचने के अलग अलग तरीके देते हैं। आइए इतिहास और विज्ञान का पता लगाएं, समझें कि क्या सच है और क्या नहीं, और इस समुद्री रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। टाइटैनिक की कहानी खतरनाक उत्तरी अटलांटिक के बारे में है। उस दुखद रात में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा पर जहाज हिमखंडों से भरे इलाके में चला गया। बर्फ के ये विशालकाय टुकड़े, जिनमें से कुछ 10 मंजिला इमारत से भी ऊंचे थे, नए जहाजों के लिए भी खतरनाक थे। टाइटैनिक भले ही अच्छी तरह से डिजाइन किया गया और सुरक्षित था, इन बर्फीले राक्षसों से सुरक्षित नहीं था। रात के 11:40 बजे टाइटैनिक से देख रहे लोगों ने अपने ठीक सामने एक हिमखंड देखा। मुड़ने की कोशिश करने के बावजूद जहाज अपनी बगल से हिमखंड से टकरा गया। इससे जहाज में पानी के नीचे छेद हो गए। विशाल समुद्र में छोटी सी लगने वाली यह टक्कर टाइटैनिक को डुबो देगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि हिमखंड से टकराने से टाइटैनिक डूब गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बारे में सोचते हैं कि जहाज कितना मजबूत था। कुछ विशेषज्ञ जहाज बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए स्टील के प्रकार और उसे जोड़कर रखने वाले धातु के टुकड़ों के बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने डूबे हुए जहाज से इनमें से कुछ धातु के टुकड़ों को देखा, तो उन्हें ऐसी चीजें मिली जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि जहाज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री शायद सबसे अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी ने स्टील को तोड़ना आसान बना दिया होगा। क्या इन छोटी छोटी समस्याओं ने जहाज को जल्दी डूबने में मदद की होगी? टाइटैनिक के अंदर एक छिपी हुई समस्या हो सकती है। कुछ बचे हुए लोगों और जहाज पर निशानों से पता चलता है कि जहाज के डूबने से पहले कोयले के कमरे में आग लगी थी। कोयले का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर यह आग आम थी, लेकिन इन्हें बुझाना मुश्किल था और ये स्टील को कमजोर कर सकती थी। कुछ लोगों को लगता है कि इस आग की गर्मी ने जहाज के उस हिस्से को कमजोर कर दिया होगा जो हिमखंड से टकराया था, जिससे नुकसान और बढ़ गया और जहाज में तेजी से पानी भर गया। अप्रैल की शुरुआत में उत्तरी अटलांटिक खतरनाक माना जाता है और सबको पता था कि वहां बर्फ है, लेकिन टाइटैनिक लोगों को प्रभावित करने और समय पर रहने के चक्कर में बहुत तेज गति से जा रहा था। पास में हिमखंड होने की खबर मिलने के बाद भी इतनी तेज गति से जाना, शायद चेतावनियों को न समझना और कप्तान को बर्फ के बारे में बताने में देरी करना का मतलब यह हो सकता है कि जहाज के पास हिमखंड से बचने का समय नहीं था। क्या बहुत तेज गति से जाने और इंसानी गलतियों के कारण टाइटैनिक डूब गया? टाइटैनिक के बारे में सबसे अजीब विचारों में से एक यह है कि वह टाइटैनिक ही नहीं था। कुछ लोगों को लगता है कि बीमा के पैसे के लिए इसे चुपके से इसके पुराने जहाज ओलंपिक से बदल दिया गया था। उनका कहना है कि दोनों जहाजों की तस्वीरें अलग दिखती हैं और कुछ कागजात सही नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कोई असली सबूत नहीं है और ऐसा करना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए यह विचार शायद सिर्फ एक कहानी है। टाइटैनिक के डूबने के बाद कहानियां फैली कि इसे श्राप दिया गया था क्योंकि यह एक मिस्र की मम्मी ले जा रहा था। श्राप में विश्वास करने वाले समय की यह कहानी रोमांचक थी, लेकिन सच नहीं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जहाज पर कोई मम्मी थी और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि इसे श्राप दिया गया था। असली समस्या शायद गलतियां और दुर्भाग्य थी। क्या चांद और सितारों ने कोई भूमिका निभाई होगी? कुछ लोगों को लगता है कि जनवरी 1912 में चांद और सूरज का बहुत करीब होना सामान्य से बड़े ज्वार का कारण बना। हो सकता है कि इन बड़े ज्वार ने समुद्र में और ज्यादा हिमखंडों को धकेल दिया हो जहां टाइटैनिक जा रहा था। हालांकि कुछ लोग असहमत हैं। यह सच है कि उस समय के आसपास ज्वार असामान्य थे। क्या इससे हिमखंड टाइटैनिक के रास्ते में आ गया होगा? हिमखंड से टकराना शायद टाइटैनिक के डूबने का कारण है, लेकिन ये दूसरे विचार कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तब भी सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। टाइटैनिक की कहानी अभी भी महत्वपूर्ण है,
सिर्फ इसलिए नहीं कि यह दुखद थी, बल्कि इसलिए कि यह हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, सबसे अच्छी तकनीक भी कैसे विफल हो सकती है, और सावधान और विनम्र रहना कितना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए उन लोगों को याद करें जो मारे गए और जो हुआ उससे सीखें।